नमस्कार, इवनिंग एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और शुरुआत करेंगे धार से इस वक्त की बड़ी खबर से। अवैध हथियारों की फैक्ट्री पर छापा मारा गया और अवैध हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद हुआ। 151 अवैध हथियार यहां से बरामद किए गए। 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। अरेस्ट आरोपियों में से एक पर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था पहले। दरअसल मध्य प्रदेश समेत महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक में ये सप्लाई किया करते थे। बंधवानी के बारिया गांव के जंगल में ये फैक्ट्री पकड़ी गई। एसपी मनोज कुमार सिंह की स्पेशल टीम ने कार्रवाई करते हुए हथियारों का ये जखीरा पकड़ा है। गंधवानी के बारिया गांव के जंगल में ये फैक्ट्री बनाई गई थी और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कितनी भारी मात्रा में यहां पर अवैध हथियार बनाकर रखे गए थे और अवैध हथियारों की फैक्ट्री पकड़ी गई है। जंगल में ये फैक्ट्री बनाकर अवैध हथियारों का निर्माण किया जा रहा था और अवैध हथियारों का जखीरा भारी मात्रा में पकड़ा गया। फैक्ट्री पर छापा मारकर करीब 151 अवैध हथियार बरामद किए गए। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अरेस्ट आरोपियों में जो लोग हैं उनमें एक 10,000 का इनामी बदमाश भी शामिल है जो कि पहले से ही हिस्ट्री शीटर है। इस पर कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को धर दबोचा गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की ये आप देख रहे हैं इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। और अवैध हथियारों का ये पूरा जखीरा जो बरामद हुआ गंधवानी के बारिया गांव के जंगल में, दरअसल इनका निर्माण किया जा रहा था। एमपी समेत कई राज्यों में इनका नेटवर्क फैला हुआ है। नवीन मेहर हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर है। नवीन, कैसे खुलासा हुआ, क्या है डिटेल्स अपने पास? हाँ जी, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि अवैध हथियारों के खिलाफ धार पुलिस ने जो है एक बड़ी कार्रवाई की है। धार के ग्राम बारिया के जंगल में जो है ये पूरी कार्रवाई की गई है। पुलिस को मुखबिर से इनपुट मिल रहे थे कि यहाँ पर अवैध हथियारों का कारोबार चल रहा है। फैक्ट्री जो है वो यहाँ पे संचालित की जा रही है अवैध हथियार बनाने की। इसी के आधार पर जो है पुलिस ने एक जो है स्पेशल टीम बनाकर जो यहाँ पर छापा मारो कार्रवाई की है और यहाँ से जो है पुलिस ने 3 लोगों को पकड़ा है और इनके पास से जो है पुलिस ने 151 अवैध हथियार बरामद किए हैं, जिनमें कट्टे और देशी कट्टे और पिस्टल भी शामिल है। और इसके साथ ही जो है जिंदा कारतूस और अवैध हथियार बनाने के सामान, औजार, मशीनें, ये सारी चीजें इनसे बरामद की गई है। तो विधानसभा चुनाव से पहले अवैध हथियारों के खिलाफ जो है ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। इसमें सबसे खास बात यह है कि इसमें एक आरोपी जो है उसके ऊपर रासुका भी लगाई गई है और वो तिहाड़ जेल में भी बंद था। और ये जो पूरा मामला है बहुत बड़ी कार्रवाई इसकी जो है पुलिस की मानी जा रही है। और जो है पुलिस अधीक्षक का कहना है कि आगे भी इस प्रकार की कार्रवाई जो है वो जारी रहेगी। जी, अन्य राज्यों से भी कनेक्शंस की बात सामने आई है? जी, अन्य राज्यों से भी कनेक्शन सामने आए हैं मध्य प्रदेश के अलावा? हाँ जी, हाँ बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये साथी बदमाश जो है मध्य प्रदेश में तो अवैध हथियारों की सप्लाई करते ही थे। इसके साथ ही प्रदेश से जुड़े हुए अन्य राज्य जो है गुजरात है, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक तक ये मतलब अवैध हथियार जो है वो सप्लाई करते थे। और इनके फोन की भी अभी जानकारी जुटाई जा रही है और पुलिस जो है इस पूरा मामले में गंभीरता से जांच में जुटी हुई है और पुलिस का कहना है कि आगे भी इसमें और बड़े खुलासे हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया नवीन आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। तो अरेस्ट आरोपियों में एक 10,000 का इनामी भी है जिस पर रासुका भी लगी हुई है। तिहाड़ में भी कुछ समय रहकर आया है, जैसा कि हमारे सहयोगी नवीन बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया नवीन आपका। और इंदौर में हाई वोल्टेज हंगामा देखने को मिला। अतिक्रमण को लेकर यहां विवाद हुआ। इंदौर में यह हाई वोल्टेज हंगामा हुआ। अतिक्रमण के मामले में जोरदार हंगामा किया गया। गुर्जर समाज और जैन समाज आमने सामने आ गया। दरअसल जैन समाज ने गांधीनगर थाना का घेराव किया। गुर्जर समाज के मंदिर निर्माण का विरोध, जैन समाज पर विरोध करने का आरोप है और यहां गुर्जर और जैन समाज आमने सामने आ गया। दरअसल जैन समाज ने गांधीनगर थाने का घेराव किया और घेराव के दौरान गुर्जर समाज के मंदिर निर्माण का विरोध भी किया गया। इंदौर में हाई वोल्टेज हंगामा देखने को मिला और तस्वीरें भी आपको दिखाते चले। ये देखिए उस वक्त की तस्वीरें हैं। मौके पर प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी पहुंचे हुए थे हालात को नियंत्रित बनाए रखने के लिए। ये इंदौर से तस्वीरें सामने आई जहां अतिक्रमण के मामले में जोरदार हंगामा किया गया। गुर्जर समाज और जैन समाज आमने सामने। इंदौर से तस्वीरें सामने आई। हिमांशु हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर हैं, उनसे बात करेंगे। हिमांशु, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं, क्या स्थिति है फिलहाल? दरअसल
दरअसल गोमटगिरी पे गुर्जर समाज के लोगों ने पहले सीढ़ी बनाना शुरू किया था ऊपर जाने के लिए। हाँ। इसको लेके विवाद शुरू हुआ था, उसके बाद इन्होंने वहां पे मंदिर का निर्माण शुरू कर दिया गुर्जर समाज ने। अब जैन समाज का इसमें यह कहना है कि यह जमीन हमारी है और हमारा धर्म स्थल है और गुर्जर समाज इस पे अतिक्रमण कर रहा है। आज जब गुर्जर समाज ने वहां पर निर्माण शुरू किया तो जैन समाज और गुर्जर समाज आमने सामने हो गया और मामला गांधीनगर थाने तक पहुंच गया। और फिर गांधीनगर थाने पे जैन समाज ने धरना देना शुरू कर दिया। जैन समाज की मांग थी कि जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारी मौके पर आए और इस विवाद का निराकरण करें। लेकिन और हिमांशु, इसके बाद जो है एक बात और, चूंकि प्रदेश में जो स्थानीय शांति है वो बनी रहे, इसके लिए पुलिस क्या कोई एहतियाती कदम उठा रही है? विवाद कैसे निपटाने का प्रयास हो रहा है? दरअसल ये जो दोनों ही एक समाज का मामला है, एक तरफ गुर्जर समाज है, एक तरफ जैन समाज है, दोनों का आस्था का मामला है क्योंकि दोनों के ही धार्मिक स्थल है वहां पर। तो उसमें पुलिस का ये कहना है कि जिला प्रशासन और पुलिस का कि दोनों को मिल बैठ करके, क्योंकि दोनों के जमीन के कागज कलेक्टर ने मंगवाए थे इन लोगों हाँ। के, तो क्योंकि पूर्व से जैन समाज का वहां पे मंदिर बना हुआ है तो जैन हाँ। समाज का ये कहना है कि हमारा धर्म स्थल पहले से है तो ये धर्म स्थल यही रहेगा, जबकि गुर्जर समाज अपने आराध्य देव का वहां पे मंदिर बनाना चाह रहा है। तो विवाद ये इस तरीके का है और कलेक्टर ने इनको पहले भी समझाया था, लेकिन आज स्थिति थोड़ी सी विपरीत हो गई जब थाने पे हंगामा हुआ, नारेबाजी हुई और जैन समाज ने उग्र रूप से प्रदर्शन कर दिया। बिल्कुल, पुलिस की जिम्मेदारी है, पुलिस की कि वो किसी तरह से यहाँ पर अशांति न होने दे, और हम भी न्यूज़ 18 भी लगातार सभी से अपील करता है कि शांति बनाए रखें और इस बात को मिल बैठकर जरूर निपटा लें। बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु इस मामले पर जानकारी देने के लिए। और श्योपुर से इस बीच एक बड़ी खबर, सरकारी स्कूल की छत गिरने का मामला। छत के हिस्से का मलबा टूटकर क्लास में गिरा। क्लास में पढ़ा रही टीचर के सिर पर मलबा आकर गिरा और टीचर को चोट आई है। घायल हुई महिला टीचर दरअसल यहां पर ग्वालियर में उसे रेफर करना पड़ा। और आपको बता दें कि हुल्लपुर गांव के प्राथमिक स्कूल की ये दुर्घटना है। 2 दिन पहले भी ऐसे ही छत का हिस्सा टूटकर गिरा था। बच्चों की जिंदगियों से खिलवाड़ आखिर क्यों, एक बड़ा सवाल। विजयपुर विकासखंड क्षेत्र का ये मामला। दीपक दंडोतिया हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक, ये तो जो पूरी बिल्डिंग की तस्वीर जो कमरे की दिखाई दे रही है, ये तो रीडेवलपमेंट में जानी चाहिए। ये तो खतरे के निशान के तौर पर दिखाई दे रही है। बड़ा खतरा है लोगों के लिए। जी बिल्कुल, जहां तक स्कूल की बिल्डिंग की बात करें तो वो जर्जर हाल है। जो स्कूल की शिक्षिका है जो घायल हुई हैं, उन्होंने भी यही बात कही है कि 2 दिन पहले भी इस तरह का मलबा गिरा था और आज जब वो पढ़ा रही थी क्लास में, बच्चे भी बैठे थे, वो भी बैठी थी, इसी दौरान जो छत का एक हिस्से का मलबा उनके सिर पर गिर गया जिससे वो घायल हुई है। ये मलबा बच्चों के ऊपर भी गिर सकता था और पूरी बिल्डिंग की छत भी गिर सकती थी। ये एक बड़ी लापरवाही है सिस्टम की, जिसे समय रहते सुधारा जाना चाहिए था, लेकिन समय रहते ऐसे कोई कदम नहीं उठाए गए। जबकि कई जगह पर इस तरह की अनहोनी घटनाएं देखने को मिली हैं, कई बिल्डिंग धराशायी हो गई हैं, तो ये एक बड़ी लापरवाही है। अब इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी सफाई दे रहे हैं और उनका यही कहना है कि मरम्मत के लिए 2.5 लाख रुपए पहले सैंक्शन कर दिए थे और अभी तक मरम्मत क्यों नहीं हुई है वो इसकी जांच कराएंगे। जी स्वाभाविक है, और ये स्कूल तत्काल प्रभाव से प्रशासन को रोक देना चाहिए यहाँ पर पठन पाठन का कार्य, और किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसकी हालत देखकर लग रहा है ये तो कभी भी गिर सकती है। दीपक, बहुत शुक्रिया आपका। प्रशासन से भी बात करने की कोशिश कीजिएगा आप। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस जानकारी के लिए। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के नेताओं की मध्य प्रदेश में ड्यूटी लगाई गई है। जी हां, 12 मंत्रियों, सांसदों, विधायकों को जिम्मेदारी दी गई है। उत्तर प्रदेश बीजेपी के बड़े नेताओं की मध्य प्रदेश चुनाव में ड्यूटी लगाई गई है। 12 मंत्रियों के साथ साथ 1 दर्जन से ज्यादा सांसद और विधायकों को भी अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। मंत्रियों में ब्रिजेश पाठक को भोपाल, बेबी रानी मौर्य को ग्वालियर, दयाशंकर सिंह को बालाघाट, दिनेश प्रताप सिंह को रायसेन, स्वतंत्र देव सिंह को सतना, दयाशंकर मिश्र दयालु को दतिया, कपिल देव अग्रवाल को दमोह, अनिल राजभर को सिवनी जिले की जिम्मेदारी दी गई है। और इसके अलावा मंत्री दिनेश खटीक, योगेंद्र उपाध्याय और विजय लक्ष्मी गौतम को भी यहां अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। दरअसल जेपीएस राठौर को भोपाल संभाग की जिम्मेदारी दी है। सांसद सुब्रत पाठक को सागर, हरीश द्विवेदी को बेबी रानी मौर्य के साथ ग्वालियर और पंकज सिंह को विदिशा जिले की जिम्मेदारी दी गई है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी स्तर पर कोई भी कोना खाली नहीं छोड़ना चाहती और किसी भी तरीके से कोई कोर कसर यहां पर मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पार्टी नहीं लेना चाहती। कोई भी चांस
और यहाँ एक बार फिर से ये बात स्पष्ट हो गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के कई सांसद और नेताओं को, 12 मंत्रियों को भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार और चुनावी जिम्मेदारियों की कमान सौंपी है। उत्तर प्रदेश के नेताओं की मध्य प्रदेश में ड्यूटी लगाया जाना और किस तरह से उन्हें जिम्मेदारी दी गई है, जगह क्या है, किस क्षेत्र में वो काम करेंगे, इसके बारे में डिटेल्स ग्राफिक्स के माध्यम से आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही हैं। लगातार हम भी आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं और हमारे सहयोगी अशरफ काज़मी भी हमारे साथ जुड़ गए दिल्ली से। अशरफ, पहले तो 39 नामों की वो दूसरी सूची ने हिला दिया, उसके बाद हालांकि अपेक्षाकृत तो ये कम बड़ा फैसला है, लेकिन उत्तर प्रदेश के सांसद और 12 मंत्री मध्य प्रदेश में जिम्मेदारी संभालेंगे। आशीष, देखिए सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, गुजरात से भी जिम्मेदारी दी गई है, बिहार के लोगों को भी जिम्मेदारी दी गई है मध्य प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी को 2018 विधानसभा चुनाव के नतीजों को दोहराना नहीं है। इसी वजह से वो हर मुमकिन कोशिश कर रही है जिससे वो जीत की दहलीज पर कदम दर कदम आगे बढ़ती जाए, कहीं कोई गलती ना हो जाए, कहीं कोई चूक ना हो जाए। एक एक विधानसभा में बड़े नेताओं को, सांसदों को उतारा जा रहा है, उनको जिम्मेदारी दी जा रही कि आप रहें, और इसमें उत्तर प्रदेश भी है। इसमें तो आप सोचिए कि यहाँ के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक समेत 1 दर्जन से ज्यादा सांसद और मंत्रियों को यहाँ चुनाव में मैदान में उतारा गया है, अलग अलग जगहों की उनको जिम्मेदारी दी गई है। तो इससे साफ समझा जाता है कि बीजेपी जो है मध्य प्रदेश में कितनी गंभीरता से काम कर रही है। आप इसे चौंकाने वाला माने या ये माने कि सरकार जो है या भाजपा संगठन जो है वो कहीं कोई गुंजाइश की बात जो होती है कि हम कहीं से कहीं कोई गलती हो जाए, कहीं कोई कमी रह जाए, उसको नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि 2018 विधानसभा चुनाव के जो परिणाम आए थे वो बिल्कुल जीत की दहलीज से भाजपा वापस आई थी। हालांकि बाद में फिर सिंधिया गुट ने कांग्रेस से बगावत करके वो सत्ता में हासिल कर ली, लेकिन इस बार वो ऐसा नहीं चाहते कि इस तरह के परिणाम हो। इस बार चाहते हैं कि भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में लौटे, और इसी वजह से वो उत्तर प्रदेश के 12 मंत्रियों समेत जो सांसद हैं उनको मैदान में उतारा जा रहा है। इसी तरह से मैंने आपसे कहा गुजरात के जो बड़े नेता हैं उनको भी मैदान में उतारा जा रहा है, बिहार के जो बड़े नेता हैं उनको भी रणनीतिक तौर पर चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। अगर नाम देखूं, अगर जिम्मेदारी दी जाए, अगर मैं नाम देखूं तो ब्रजेश पाठक, बेबी रानी मौर्य, दयाशंकर सिंह, दिनेश प्रताप सिंह, स्वतंत्र देव सिंह जैसे ये नेता जिन्हें राजनीति की अच्छी पकड़ है, अच्छी समझ है, इनकी जिम्मेदारी क्या होगी? क्या ये लोगों के बीच जाएंगे या चुनावी प्रबंधन में ये पार्टी की मदद करेंगे? देखिए आशीष, जिसमें बेबी रानी मौर्य हैं या स्वतंत्र देव सिंह जो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं भाजपा के, ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री हैं, ये सब वो नाम हैं जो संगठन को चलाने में माहिर हैं। इनका यही काम नहीं होगा कि सिर्फ वो लोगों के बीच में जाकर प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। इनका काम है जो कार्यकर्ता हैं उनमें उत्साह भरे, उनमें समन्वय करे, उनको साथ लेकर आगे बढ़े। किस विधानसभा में क्या जरूरत है, क्योंकि राजनीतिक माहौल है तो वहां पे एक जैसी परिस्थितियां रोज नहीं होती, हर रोज परिस्थितियां बदलती हैं। तो परिस्थितियों के अनुरूप अपने अनुभव से ये सब लोग फैसला लेंगे। तो इनकी जो संगठनात्मक क्षमताएं हैं वो काम आएगी। साथ साथ इन लोगों को चुनाव प्रचार में भी लगाया जाएगा, लेकिन इनकी जो मुख्य जिम्मेदारी रहेगी वो ये रहेगी कि वो कार्यकर्ताओं के साथ रणनीतिक तौर पर आगे बढ़ते रहे और पार्टी का जो उम्मीदवार है उसके लिए लोगों से वोट भी मांगे और कार्यकर्ताओं में जोश भी भरे। जी बिल्कुल स्वाभाविक है अशरफ, ये चूंकि 2018 के परिणामों का ये असर है कि पार्टी पूरी ताकत झोंके हुए है यहां पर। बहरहाल अब देखना होगा कि जनता जनार्दन यहां क्या फैसला इस पर लेती है। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ आपका इस पूरे मामले पर जुड़कर बातचीत करने के लिए। और इंदौर से बड़ी खबर, इंदौर में पार्टी की ओर से टिकट दिए जाने के बाद कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मुझे टिकट की जरूरत नहीं थी, मुझे टिकट जरूर मिल गया है लेकिन मैं खुश नहीं हूं। मेरा तो चुनाव लड़ने का मन भी नहीं था, मैं तो बस ये सोच रहा था कि मुझे चुनाव में प्रचार करना है, भाषण देना है, लेकिन अब जब पार्टी ने टिकट दे ही दिया है तो चुनाव लड़ना ही होगा क्योंकि हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं। लड़ने की इच्छा ही नहीं, एकदम 1% भी इच्छा नहीं थी। एक माइंडसेट होता है ना लड़ने का, अपने को तो जाना भाषण, अब बड़े नेता हो गए, अब हाथ जोड़ने का जाते तो
भाषण देना और निकल जाना, भाषण देना और निकल जाना, ये सोचा था हमने तो। हमने तो प्लान ये बनाया था कि रोज 8 सभा करनी है, 5 हेलीकॉप्टर से और 3 कार से। इस प्रकार रोज 8 सभा करनी है इस पूरे चुनाव में, और ऐसा प्लान भी बन गया था। पर आप जो सोचते वो होता क्या, भगवान की जो इच्छा होती वही होता है। तो भगवान की ऐसी इच्छा थी कि मैं चुनाव लड़ूं, एक बार फिर से जनता के बीच में जाऊं। तो ईश्वर की इच्छा थी तो मैं एक बार फिर से उम्मीदवार, मेरा भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं उम्मीदवार, सच कह रहा हूँ मैं। मेरे को लग ही नहीं रहा है कि मुझे टिकट मिल गया और मैं उम्मीदवार बन गया। पर अब ठीक है, बोले भारत माता की। तो लोगों के बीच ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया कैलाश विजयवर्गीय ने दी और इनके बयान पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हम पार्टी की इच्छा से चलते हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने यह बयान जो दिया, नरोत्तम मिश्रा का इस पर कहना है कि यह उनके मन की पीड़ा नहीं है, बल्कि उन्हें एक विषय उन्होंने अपना रखा है। हम सभी लोग बीजेपी को समर्पित कार्यकर्ता हैं और हमारे मन से कुछ नहीं होता। हमें तो पार्टी जहां काम दे देती है हम वहां खड़े हो जाते हैं। हम पार्टी की इच्छा से चलते हैं, पार्टी के आदेश का पालन करते हैं। दुख नहीं कह सकते आप, उन्होंने टिकट मांगा नहीं था इसलिए बात कर रहे हैं। समर्पित कार्यकर्ता हैं हम, सब साथ के हैं। हम एक साथ 90 में एमएलए बने थे हम लोग, और इसलिए कैलाश जी जो कह रहे हैं वो विषय दूसरा है। हमें तो पार्टी जहाँ काम देती है वहाँ खड़े हो जाते हैं, पार्टी की इच्छा से चलते हैं। हमारी अपनी इच्छाएं थोड़ी होती हैं। पीड़ा मत कहो उसे यार, विषय कहो। और भाजपा की जारी हुई दूसरी सूची में सीधी विधायक केदारनाथ शुक्ला को टिकट नहीं दिया जाना। केदारनाथ के लिए मुश्किल बड़ा फैसला हो सकता है, ऐसा उनके बातों से प्रतीत हो रहा है। सीधी सांसद रीति पाठक को यहां प्रत्याशी बनाया गया और इससे केदारनाथ शुक्ला काफी नाराज हैं। उन्होंने पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए पार्टी में व्यवस्था में खोट बताया। केदारनाथ शुक्ला ने कहा कि मेरा टिकट काटना एक षड्यंत्र है। और वहीं सांसद रीति पाठक विधायक केदारनाथ शुक्ला की इस नाराजगी को आशीर्वाद समझकर स्वीकार कर रही हैं। लोग अपना अपना अर्थ लगा रहे हैं जी, पर सीधी की घटना से तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी स्वयं बाकोभर दे रही है लोगों को जी। सीधी में जिस तरीके से टिकट दिया तो आप सब लोग जानते हैं कि उसका रिजल्ट क्या होना है। इसलिए आपकी बात को कैसे कर दें कि वो चाक चौबंद व्यवस्था बना रहे हैं। व्यवस्था में तो कहीं न कहीं खोट नज़र आ रही है। हर चीज़ की वजह तो नहीं होती, पर कुछ चीज़ें व्यवस्था की प्रक्रिया में ज़रूर आता है। भारतीय जनता पार्टी बहुत ही व्यवस्थित और संगठन पर आधारित दल है, और संगठनात्मक रचना हो या जो उद्देश्य हो उसकी प्राप्ति हो पाए, तो इस विषय के लिए एक व्यवस्था बनाने के लिए हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने सोचा। और इस बीच अंबिकापुर से बड़ी खबर, मध्य प्रदेश बीजेपी में टिकट वितरण पर सिंहदेव का बयान, प्रत्याशी कमजोर इसलिए मंत्री और सांसदों को उतारा गया। बीजेपी लीडरशिप ने बदलाव के संकेत दिए हैं। टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान, सांसद चुनाव लड़ेंगे तो आसानी से जीत जाएंगे। मुख्यमंत्री को भी बदलने के लिए दिखा रहे हैं संकेत, और ऐसा कहना है टीएस सिंहदेव का। दरअसल इससे कांग्रेस को किसी तरह का नुकसान नहीं होगा, उन्होंने ये भी दावा किया। विधानसभा लेवल पे स्टेट के लोग उनको कमजोर दिख रहे हो प्रत्याशी, और लोकसभा लड़े हुए लोगों को प्राथमिकता दे रहे हैं। कोई लीडरशिप में भी बदलाव के संकेत दिख रहे हैं। इतने सीनियर लोग स्टेट में आके चुनाव लड़ेंगे तो स्वाभाविक है कि मुख्यमंत्री भी बदले जाने की संभावना वहां दिखने लगी। नुकसान फायदा नहीं, जो सांसद लड़े हैं वो विधायक चुनाव जीत ही जाएंगे ऐसा नहीं होता। लेकिन ये नाम है बीजेपी में, बल्कि एक ये स्पष्ट संकेत जा रहा है कि उनको लीडरशिप के संदर्भ में कोई सुनिश्चित उन्होंने नहीं किया। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। इवनिंग एजेंडा में